Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to E-Takshila classes. I am Kabir Srivastava, who is going to present you NDA 2018 previous year questions based on physics. Right. So इसमें हम कवर करेंगे NDA 2018 पार्ट 2, राइट, जो कि सितंबर में यूजली होता है आपका. तो अभी तक हमने 3 एग्जाम्स को 3 PYQ को कवर अप कर लिया इन रिगार्ड ऑफ फिजिक्स. ओके, 2019 के दोनों पार्ट्स. ओके, सो उसमें हमने न्यूमेरिकल्स को आपके सामने मैंने थॉरली सॉल्व करके दिखाया. जो कॉन्सेप्ट्स थे, एक क्वेश्चन के अराउंड 2-3 कॉन्सेप्ट्स बताए. सो वी आर कवरिंग दिस फिजिक्स PYQ in a very comprehensive manner. We are not just focusing only on questions, we are focusing on the comprehensive concept based approach, right? So these like NDA का मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि NDA में ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका: वेव्स एंड ऑप्टिक्स, देन दिस इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन दिस मैकेनिक्स, राइट. सो इसी में से आपको 80% चंक मिल जाएगा क्वेश्चंस का. और पिछले वीडियो जो थी 2019 पार्ट 1, राइट, सो उसमें मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया था कि 20 में से 16 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक से आ रखे हैं. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. बट येस, आपको लाइक NDA के मोस्टली स्टूडेंट्स ये नॉन मेडिकल के होते हैं, तो नॉन मेडिकल वाले ही फिजिक्स के टच में काफ़ी अच्छे से होता है. तो आप सब कुछ कवर अप करें, ठीक है. 4 क्वेश्चन भी क्यों जाने देने. सो सब कुछ कवर करें, बट इन टॉपिक्स पे तो आपका मेजर फोकस होना चाहिए. एंड इन एडिशन टू दिस थिंग दैट की CDS जो है, CDS, CAPF और FCAT, इसके लिए भी ये जो सेशन है वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि जो NDA का फिजिक्स है ना, वो इन तीनों एग्जाम से ऊपर लेवल का रहता है, राइट. तो जब आप ये कर लोगे, NDA फिजिक्स कर लोगे, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन ही लगा लोगे, तो आपको CDS, CAPF, FCAT का भी एक आइडिया हो जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड. So the very first question we have: a planet has a mass m1 and radius r1. The value of acceleration due to gravity on its surface is g1. There is another planet 2 whose mass and radius both are twice or 2 times that of the first planet. Which one of the following is the acceleration due to gravity on the surface of planet 2? So very easy question based on this gravitation chapter, ठीक है, जो कि मैकेनिक्स में ही आता है. So g का फॉर्मूला में सबको पता है, gm/r². सॉरी, r हम अर्थ के केस में करते हैं, राइट. सो r² लेंगे. तो उसने पहले बोला कि जो आपकी g की वैल्यू है, g1 है, वो क्या है? इट इज़ gm1 एंड r1 का स्क्वायर, ठीक है. सेकंड केस में उसने बोला कि g2 आपका होगा g, जिसमें जो मास है वो ट्वाइस है, 2m1 के है, ठीक है. 2m1 हो गया. और जो रेडियस है आपका वो भी डबल है, तो 2r², 2r1². सो दैट विल कम आउट एज 4r1². सो आप इसे करके देखेंगे तो gm/2 r1², gm1/2 r1², ये g2 की वैल्यू है. इस चीज़ को ध्यान से देखें, gm1/r1², ये क्या है? ये g की वैल्यू है. तो g1/2, तो g2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? g1/2, ठीक है. वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड था. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था. एंड हाँ, प्लीज़ जब आप इन क्वेश्चंस को करें तो एंड तक ज़रूर जाएं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि g2 यहाँ तक निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 2g2 कर देंगे और अपना आंसर ले आएंगे यहाँ पे, सॉरी 2g1 कर देंगे और आंसर ले आएंगे 2g1, ठीक है. तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास वहाँ पे बहुत टाइम होता है, तो टाइम अपना पूरा अच्छे से इन्वेस्ट करें, प्रॉपरली उसे प्रायोरिटाइज करें एग्जाम में, और आराम से विद पेशेंस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है. तो अभी इसका आंसर आ गया g2 = g1/2. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज g1/2, दैट इज ऑप्शन C, ठीक है. यू कैन सी the next question again based on mechanics. The graphs between electricity, the graphs between current I and voltage V for 3 linear resistors 1, 2, 3 are given below. So again a very easy question, क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस्ड है और आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है. सो आप देखिए कि V की वैल्यू क्या होती है, IR, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट. सो अब हम 3 केस निकालेंगे यहाँ पे. V1 = I1R1, V2 = I2R2, V3 = I3R3, करेक्ट. अब इन्हें हमें R1 को कंपैरिजन करना है, तो R1 क्या होगा, V1/I1, ठीक है. R2 क्या होगा, V2/I2, R3 क्या होगा, V3/I3, ठीक है. अब ज़रा ग्राफ को देखिए ध्यान से. इसमें I की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? I की वैल्यू सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे है, यानी 1 पे है.
और उसी के आप ऐसे से एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। ये देखिए आई की वैल्यू, ये आई है ये वी है, आई की वैल्यू देखो सबसे मैक्सिमम यहाँ पे, एंड देन आई की वैल्यू अब यहाँ देखो 3 पे सेकंड नंबर पे, और 2 पे सबसे मिनिमम आई की वैल्यू। ओके, और अगर हम v की बात करें तो सबसे ज़्यादा v कहाँ पे है, 2 पे है, ठीक है, फिर 3 पे है, फिर 1 पे है। अब ज़रा इसमें एक बारी पुट करके मतलब एक बारी कंपैरिजन करो तो R1 क्या होगा, सबसे कम होगा क्योंकि उधर V1 की वैल्यू सबसे कम है और I1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और R1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I1 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो सबसे कम है और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो सबसे ज़्यादा है R1 के केस में, तो R1 सबसे कम हो जाएगा। R2 की बात करते हैं। R2 में जो आपका V2 है वो सबसे मैक्सिमम है और I2 मिड में है, ठीक है। ओ सॉरी, इसका जो I2 है वो लीस्ट है, ठीक है, सबसे कम है, और जो आपका V2 है वो सबसे ज़्यादा है, तो R2 का रेजिस्टेंस सबसे ऊपर होगा। और R3 का केस देखें तो वो बीच वाला है कि उसका I जो है I जो 1 के कंपैरिजन में वो कम है बट 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और V के केस की बात करें तो V उसका 1 के केस से ज़्यादा है और 2 के केस से कम है, तो वो बीच में आएगा, तो उसका रेजिस्टेंस बीच में आएगा। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, R3 का, देन सॉरी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा R2 का, देन R3 का, देन R1 का। अब इसे ध्यान से देखो, ये सिर्फ आपको बी ऑप्शन मिलेगा। R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, ये सिग्निफाई करता है सबसे ग्रेटर, फिर R3 का, फिर R1 का, जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द कनेक्टिंग केबल ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन वाटर हीटर और कंटेन्स 3 insulated copper wires of 3 different color, red, green and black. Which one of the following is the correct color code? तो आप सबको पता है कि जो ग्रीन कलर होता है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ग्रीन कलर बोले तो सेफ्टी, ठीक है। अब सेफ्टी कैसे होती है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज की, जब हम उसे अर्थिंग देते हैं कि जो आपको डेंजरस करंट है वो अर्थ के थ्रू पास ऑन कर जाए, मतलब आपको मतलब जो जितना भी एक्सेसिव करंट है या जो कि हार्म कर सकता है करंट, वो निकल जाए, अर्थिंग जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं। तो ग्रीन माने सेफ्टी, तो अर्थिंग वायर ग्रीन की हो गई। रेड मतलब डेंजर, अगर आप लाइव वायर को छू दोगे तो आपको करंट लगेगा, झटका लगेगा, तो लाइव वायर डेंजर का साइन होता है। और रेड किसका साइन होता है, डेंजर का। तो आप यहीं से क्लियर हो जाओगे कि रेड लाइव वायर, ग्रीन ग्राउंड वायर दैट इज अर्थ वायर और अर्थिंग, और ब्लैक हो गया न्यूट्रल वायर। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सी, ठीक है। ये स्लाइड को मैंने पिछली ही उसमें एक्सप्लेन कर दी, पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप रोक के पढ़ना चाहे तो आप रोक के पढ़ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L एंड मास ऑफ द बॉब M इज गिवन एज T। सो टाइम पीरियड है 2 पाई रूट L/G, ठीक है। मास पे तो डिपेंड करता नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, द ओनली थिंग इट डिपेंड्स इज की लेंथ है, ठीक है। तो अब T2 का केस देखेंगे। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज टू 4L/G, मास ऑफ द बॉब इज इंक्रीज टू 2m। सो मास पे तो डिपेंड करता नहीं, तो 4 को आप बाहर निकालो तो T2 क्या आ जाएगा, 2 × 2 पाई L/G। 2 पाई रूट L/G क्या था अपना, T1 था, तो T2 क्या आ जाएगा, 2T1, ठीक है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विजिबल लाइट, यूवी लाइट एंड एक्स रेज, ठीक है। तो इसमें ये स्टेटमेंट्स आपके सामने, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ एक्स रेज, द एनर्जी ऑफ एक्स रेज फोटोन इज हायर देन दैट ऑफ यूवी लाइट फोटोन्स, द एनर्जी ऑफ यूवी फोटोन्स इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल लाइट फोटोन्स। नाउ in regard of this question, the wavelength of visible light is more than that of X-rays। हमें पता है कि जो X-rays है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होता है विजिबल से। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे, अभी के लिए आप देखें X-rays का फ्रीक्वेंसी विजिबल से ज़्यादा होगा, तो विजिबल का वेवलेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो X-rays का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है द एनर्जी ऑफ एक्स रेज फोटोन इज हायर देन दैट ऑफ यूवी लाइट फोटोन्स। तो एक्स रेज हम सबको पता है कि उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जो एक्स रेज होता है उसकी एनर्जी आपकी ज़्यादा होती है यूवी स्पेक्ट्रम में, सॉरी EM स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में।
तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा, तो एक्सरेज की ये भी स्टेटमेंट आपकी नहीं करेक्ट है। द एनर्जी ऑफ यूवी लाइट फोटोन्स इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल। तो ऐसा होता है आपका, अब मैं आपको स्पेक्ट्रम दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आता है आपका गामा। ये ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, इसने यहाँ भी दिखाया कि ऐसे आप बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करिए, ऐसे बढ़ेंगे तो डिक्रीज़ करेगी, और ऐसे बढ़ेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी, जो इसने यहाँ पे दिखा, और ऐसे अगर चलेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे ज़्यादा गामा रेज की फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को ही हम विजिबल में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, विबग्योर पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब द एनर्जी ऑफ यूवी, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द एनर्जी ऑफ यूवी फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल लाइट फोटोन्स। यूवी तो तीसरे नंबर पे, इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बट उसने कम बोला है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा 1 and 2 ओनली, दैट इज बी ऑप्शन। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन हियर। ओके, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो कैल्विन, मतलब जीरो कैल्विन इन डिग्री सेल्सियस यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, जीरो कैल्विन बताओ मुझे, सॉरी 0 डिग्री नहीं, 0 कैल्विन बताओ वो सेल्सियस में कितना होगा। तो आपको पता है जो सेल्सियस होता है वो होता है, सॉरी ये यस दिस 273 कैल्विन प्लस एक्स, जो भी आप पुट करोगे, जितना भी आप कैल्विन में ऐड करोगे वो आपकी कैल्विन की वैल्यू आ जाती है ये। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो आपका ये आ जाएगा 273.15 होता है करेक्ट वैल्यू इसका। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा, राइट। इसका फॉर्मूला देखिए आप ध्यान से, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज minus 273.15 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, राइट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। तो जैसे कि मैंने, एक सेकंड में ये फिर से कर देता हूँ आपके लिए, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ठीक है, फिर हम इसको दोबारा से करेंगे। अब देखिए, जो आपका ये होता है कैल्विन होता है, वो होता है आपकी जो वैल्यू होती है, इसे हम बोलते हैं, जब स्केल हम यूज़ करते हैं तो वो 273 होता है। ठीक है, उसमें आप ऐड डाउन करते रहते हो तो वो बढ़ता रहता है। तो अब उसने बोला ज़ीरो कैल्विन हो गया, ये 0 कैल्विन हो गया, तो ये होता है फॉर्मूला के इज इक्वल टू 273 डिग्री 0.15 डिग्री ये प्लस जो आपका सेंटीग्रेड है, के ज़ीरो हो गया, के ज़ीरो हो गया, तो ये सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 273 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको सीधा पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड एन एम। ए होता है आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक कन्वर्जन यूनिट है। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 नैनोमीटर होते हैं। तो अब मुझे ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम में अगर 10 नैनोमीटर है तो एक नैनोमीटर में कितने होंगे, 0.1 को आप किससे डिनोट करोगे, इससे। ठीक है, ओ सॉरी, ये आपका विच वन दिस, एक नैनोमीटर को आप किससे करोगे, ये मैंने गलत लिख दिया। एक नैनोमीटर में ये छोटी यूनिट होती है, ये ध्यान रखना, ये बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, वो मैंने गलत लिख दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो एक नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम हो गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये अभी आप कन्वर्जन भी देख सकते हो कि 0.01 इज इक्वल टू 0.0001 नैनोमीटर। ठीक है, तो आप इसे जब वो करोगे, मतलब इसे 1000 या इसे मतलब इसके डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 1 नैनोमीटर आएगा और वहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। देखिए, डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द वायर, नहीं। डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, नहीं। नन ऑफ द
ये भी नहीं, क्योंकि डिपेंड ये करता है करंट पे डिपेंड। अभी हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। ये देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसने क्या बोला, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, यही केस है। अब इस पे देखना, म्यू म्यू होता है आपका परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि इस फ्री स्पेस में कितनी परमिएबिलिटी है इसे क्रॉस करने के लिए, करंट के मैग्नेटिक फील्ड कितनी आसानी से जा सकता है लेमैन टर्म में। आई आपका करंट हो गया इन एम्पियर्स, डी क्या हो गया, डी हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। इसने क्या बोला, डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द वायर। अगर ये बोलता है डिपेंड्स अपॉन द रेडियस फ्रॉम द वायर, ठीक है, मीन्स और द डिस्टेंस, उस टर्मिनोलॉजी में बोलता तब हम कहते करेक्ट है, बट उसने इस जो वायर का रेडियस बोल दिया, ये नहीं करेक्ट, ठीक है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक आई पे, एक तीन चीज़ों पे, एक म्यू नॉट पे और एक डी पे, ठीक है। और वो डी है ये डिस्टेंस आपका सेंटर से यहाँ तक का, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जहाँ तक का आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, जहाँ तक आप मैग्नेटिक फील्ड। अब मान के चलो यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ऑब्वियसली पॉइंट ए पे आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और आप यहाँ से भी रिलेशन में भी देख सकते हैं कि जो डी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो डी जितना ज़्यादा बड़ा होगा बी आपको उतना कम होगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया होगा समझ में, आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज, ये अगेन अगर आप साउंड पढ़ोगे ना तब आपको पहली स्लाइड में मिल जाएगा, ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज़, ये होती है फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स की। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप पहली ही स्टेटमेंट देखो, इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब इरेक्ट बन गया तो इन्वर्टेड तो कभी बनेगा ही नहीं, तो बस बात खत्म। तो यानी यही करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे का देख लेते हैं। द इमेज मूव टूवर्ड्स द फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स द मिरर, ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब आप कन्वेक्स मिरर को देखोगे तब जब इन्फिनिटी से आ रही हो तो फोकस पे बन जाती है, ठीक है, और जब कहीं भी और भी रखो तो वो फोकस से पहले बनती है। तो जब आप ऐसे कर रहे हो तो इसने बोला द इमेज मूव्स टुवर्ड्स द फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स, तो ये तो गलत ही हुई स्टेटमेंट। फिर आया डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर द इमेज, ये तो हो ही नहीं सकता, रियल एंड इन्वर्टेड तो बन ही नहीं सकता, तो ये भी गलत, ये भी गलत। द साइज ऑफ द इमेज बिकम्स लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द फोकल लेंथ। और वर्चुअल इरेक्ट तो बनती है, और जो मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो पॉजिटिव तो होता है मैग्निफिकेशन, बट वो 0.1, 0.2, 0.3 होता है। जो इमेज होती है आपकी वो डिमिनिश्ड होती है हमेशा, हमेशा कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस के केस में इमेज जो आपकी डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स हुए गलत। इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके। ये जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स मिरर, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मिरर की तरफ जाएगा, देन द इमेज स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम फोकस, वो ऐसे बनती है। पहले तो जब ये इन्फिनिटी से आ रही तो फोकस पे, जैसे जैसे इधर जाएगी फिर इधर इधर बनती रहेगी, ठीक है। तो ये मूविंग अवे फ्रॉम द फोकस है, उसका कहने का मतलब है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर। इट्स फोकल लेंथ इज 0, नहीं, फोकल लेंथ होती है इसकी इन्फिनिटी, पावर होती है 0, पावर 0 होगी, P इज इक्वल टू 1/f, पावर 0 ही, तो f क्या हो गया इन्फिनिटी। द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मैग्निफिकेशन यूनिटी होती है, मैग्निफिकेशन यूनिटी यानी साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब वो वाला इन्वर्टेड नहीं, कनकेव कन्वेक्स मिरर वाला नहीं। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड बन जाएगा, राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड बन जाएगा इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, राइट। अब फोकल लेंथ की बात कर ले तो फोकल लेंथ तो होती है इसकी, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी है तो 200 सेंटीमीटर, ये भी गलत दिया। तो ए, बी एंड डी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हेयर इज सी। तो आप देख सकते हैं ये the refractive indices or indexes of two media are denoted by n1 and n2 or mu1 and mu2, and the velocity of light in these two media are respectively v1 and v2. If n2 by n1 is 1.5, which one of the following statements is incorrect? very easy question। जो आपका फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है, v1 अपॉन v2। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका एयर है, एयर में स्पीड होगी 3 × 10⁸, ठीक है, और ये आपका ग्लास है या पानी है मान के चलो, तो ये डेंसर मीडियम में इस तरफ हो जाएगा, तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ से कुछ ना कुछ घट के 2.98 हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा,
क्योंकि डेंसर मीडियम है, क्या डेंसर है, ठीक है, वो पानी है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है n/1 का, कि जो आपकी ये वाली स्पीड है, क्योंकि इसका जो डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यानी 1 से बड़ा आना चाहिए, तो 3 जो ऊपर वाली की स्पीड वो पहले आ जाएगी, और जिस मीडियम में अभी ट्रैवल कर रहा है वो नीचे आ जाएगा, तो यानी ये 1 से ऊपर चला जाएगा। सेम केस में जब n2/n1 आप करोगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा v1/v2, ये समझ आया। तो इसीलिए जो v1 है आपका इज़ 1.5 टाइम्स v2, क्योंकि जो n2 है वो 1.5 है, तो v1 की स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? जितना 1.5 है उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो 1.5, v1 इज़ 1.5 टाइम्स v2, तो आंसर इज़ ए है। The coefficient of areal expansion of material is 1.6 into 10 to power 5 Kelvin inverse. Which one of the following gives the value of coefficient of volume expansion of this material? इसका ये ना ये रिलेशन होता है, आप यहाँ पे देख लो, β/2 इक्वल्स टू γ/3, ठीक है। तो गामा हो जाएगा 3/2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है क्योंकि एरियल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है। एरियल एक्सपेंशन ऑफ मटीरियल इज 1.6 इंटू 10⁻⁵, 1.6 इंटू 1.5, तो एक तरह से 16 इंटू 5 ही कर लो, तो वो 240 आ जाएगा, बट 1.6 इंटू 1.5 है तो 2.4 इंटू 10⁵, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁵, दैट इज ऑप्शन बी है, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इफ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स पावर? कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया के केस में होता है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया का केस है, तो इसमें क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/f, और जो फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर है, तो 1/0.5, क्योंकि हम मीटर में लेते हैं, तो 1/0.5 कितना जाएगा, 2 डायोप्टर, और कन्वेक्स लेंस है तो +2 डायोप्टर। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी राइट बैक, ठीक है। यस, सो ये हो गया +2 डायोप्टर, राइट, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस के केस में पावर हो जाती है प्लस, और P इज इक्वल टू 1/f, और 50 सेंटीमीटर को हम 0.5 लिखेंगे क्योंकि मीटर में होती है डायोप्टर की कन्वर्जन, सो आंसर आएगा 2 डायोप्टर, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज करेक्ट? A given compound always contains exactly same proportion of elements? No, ये गलत स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे अगर इसकी, when gases combine in a reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at room temperature. Again ये गैस इक्वेशन है, matter can neither be created nor destroyed, this is the correct statement, ठीक है। just a second, ठीक है, तो ये आपका होगा करेक्ट जो स्टेटमेंट होगा, ये होगा ये, ठीक है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी। पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट्स दैट मास इज एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये जो था ये गे-लुसैक्स लॉ था, बी वाला, ठीक है, और जो डी वाला है, सॉरी डी वाला है वो एवोगैड्रो लॉ है, ठीक है, और एक है डेल्टन लॉ। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज द ऑर्डर ऑफ,
अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, अभी हमने किया था 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 0.1 नैनोमीटर होंगे। तो अब 0.1 नैनोमीटर का अगर हम केस देखें, यहाँ पे हमने जो भी किया था ना EM स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें अभी आपको दिखाता हूँ। ये जस्ट सी यूवी रेज है 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 हुआ, और ये होता है मीटर में। तो जब इसे नैनोमीटर में करोगे ना तो हो जाएगा एक तरह से आपका ये वाला जो हम बात कर रहे थे इस चीज़ की, यहाँ पे। तो ये ऑर्डर होगा आपका 1 एंगस्ट्रॉम का। जस्ट अ सेकेंड। X-rays have a wavelength of around 1 angstrom is 10⁻⁻10 and in nanometer it is around 0.1 to 10 nanometers, right? आगे बढ़ते हैं। Consider the following velocity time graph। तो ये आपकी velocity यहाँ पे, टाइम यहाँ पे। अब देखो चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट पे टाइम कितना हुआ 8 से 12 सेकेंड, और velocity में चेंज कितना है 8 से 4 पे गई, velocity गई 8 से 4 पे, और टाइम में चेंज है 12 से 8। ठीक है, करेक्ट, या हाँ 12 से 8। तो अब देखना इसे हम करेंगे 8 - 4, तो 4 आ गया, 12 - 8, तो ये आ गया 4/4, तो आ गया 1। अब आपको 1 दिख नहीं रहा है इसमें, तो आपने थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है कि वेलोसिटी ना रिड्यूस कर रही है इसमें। अगर आपको 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर भी दिया होता ना यहाँ पे, तब भी आप यही लगाते, -1 ही टिक करते, क्योंकि रिटार्ड कर रहे हैं। रिटार्ड के केस में आपको माइनस का साइन शो करना होता, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा -1। ठीक है, स्पीड क्या हुई 8 से 4 पे चली गई। ठीक है, तो वो आपको ध्यान से रखना है। आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैंने सीधा ही लगा दिया, फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 4 - 8 आएगा। ठीक है, तो आप ये करेक्ट कर लेना। तो 4 - 8/12 - 8 दैट कम्स आउट टू -4/4। या फिर आप सीधा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि 8 - 4 भी कर दो, तो आपको पता है रिटार्डेशन हो रही, तो -1 ही आएगा आंसर। तो ये है हमारे यहाँ, ये था हमारा सेशन फिज़िक्स का, जो कि बेस था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस NDA के, जो कि आए थे 2018 सेशन 2 में। ठीक है, 2018 पार्ट 2 में जो थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसे अभी हमने कवर अप कर लिया। तो वो जैसे कि मैंने बताया था, अगेन क्वेश्चंस बहुत सारे इन्हीं 3 टॉपिक्स पे बेस्ड थे, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। सो इन तीनों पे अपना फोकस बहुत अच्छे से रखिएगा, इन्हें तो बिल्कुल मत छोड़ने का सोचना। ठीक है, इन्हें ज़रूर अच्छे से करना, और प्लस बाकी जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी अच्छे से करना है। ठीक है, बट इस पे मेन फोकस होना चाहिए। और अगर बात करें NDA के बारे में, तो ये सेशन, जैसे ये सेशन था, तो अभी हम और सेशंस के साथ आएंगे। अभी हमने पॉलिटी कर लिया, हमने ज्योग्राफी कवर कर लिया इसमें। ठीक है, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए, तो अभी फिज़िक्स कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक हमारी इसी वीक में हमारी केमिस्ट्री भी हो जाएगी कंप्लीट। फिर अब हम आएंगे उसके बाद बायोलॉजी पे। ठीक है, तो लाइक 14 मार्च तक, अगले 2 हफ्तों में हमारी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और ज्योग्राफी एक कवर हो जाएगा, जो कि हमने पहले कवर कर लिया। तो मार्च के एंड तक हम जितने भी GS के टॉपिक्स थे उन सबको अच्छे से कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो आई बिलीव कि ये आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड appreciate our efforts. Do mention any improvement to be done from our side in the comment box, and subscribe our channel, that is Takshila Classes, and yes, share out this video with your friends. So we will be coming with more and more videos on daily basis. So stay tuned. Thank you. Goodbye.